नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के जानना जरूरी है में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको कॉमर्स गुरु के नाम से भी जाना जाता है और जिन्होंने कॉमर्स की एक अलग ब्रांडिंग की है, मैं कहूंगा रीब्रांडिंग की है छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष राय जी। सर, आपका स्वागत है इंडियन। नमस्ते। मेरा पहला सवाल ये है कि कॉमर्स जो डे बाय डे हमने बदलते हुए देखा है, उस अनुभव के बारे में जो हाँ, निश्चित तौर से एक समय था जब कॉमर्स को तृतीय श्रेणी का विषय समझा जाता था। जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा उस बच्चे को मैथ्स लेना पसंद करते थे, या पेरेंट्स इस बात के लिए भी प्रेशराइज करते थे कि उस बच्चे को मैथ्स लेना चाहिए। जो थोड़ा सा उनसे कम होते थे उनको बायो के लिए लोग मोटिवेट करते थे या बायो लेने के लिए मजबूर करते थे, दोनों बात को मैं बोलूंगा। और कॉमर्स वो बच्चा लेता था जिसको मैथ्स या बायो नहीं मिल रहा है या मैथ्स या बायो में बेहतर नहीं कर रहा है। बदलता स्वरूप, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, बदलते स्वरूप के साथ लोगों में ये समझ आई। कॉमर्स तो पहले भी अच्छा सब्जेक्ट था, कॉमर्स पहले भी बहुत बेहतर था, लेकिन समझ या मैं बोलूं कि लोगों के अंदर वो उतना ज्ञान नहीं था, जागरूकता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था उनके अंदर। अब वक्त बदला, अब कॉमर्स को लोग पहचानने लग गए हैं और मैं कहूंगा कि आज कॉमर्स कहीं भी मैथ्स या बायो से कम नहीं है। प्रोडक्ट नो डाउट आविष्कार होंगे, लेकिन उन आविष्कारों को लोगों तक पहुंचाना और उनकी अकाउंटिंग करने का काम कॉमर्स से ही करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कॉमर्स एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इकोसिस्टम है, प्रोडक्ट से लेके मैनेजमेंट से लेके सारी चीज की। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि कॉमर्स कर रहे हैं मतलब उसमें एक उच्चतम देखा गया है कि सीए को रखा जाता है, जो सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करते हैं। वो अगर किसी का नहीं हो पाता तो उसके एवज में और क्या क्या है करने? मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों में ये दिमाग में है, नॉर्मली कॉमर्स में सीए सबसे मेन प्राइम है, बट साथ साथ में बच्चा सीएमए कर सकता है। जो पहले आईसीडब्ल्यू कहा जाता था उसका नाम अभी सीएमए है, सीएस कर सकता है। हम ऐसे बच्चों को जो या तो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं या ऐसे बच्चे जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, उनको हम सीएमए के लिए मोटिवेट करते हैं। वो 3 साल का कोर्स है और 100% आज के डेट में कैंपस में वो बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह अकाउंटिंग की जरूरत है। चाहे कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो या कोई प्रोडक्शन कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, माइनिंग कंपनी हो, ये तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उनके अकाउंटिंग की जरूरत है। और ये जो सीएमए किए हुए बच्चे हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो जीएसटी लाए, तो जीएसटी के बाद में सीए, सीएमए और सीएस का काम और बढ़ गया, क्योंकि कई जगह क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है, कई जगह मंथली हमको जीएसटी का भरना है, तो ये काम और बढ़ा है और बहुत खूबसूरत इस समय है कॉमर्स के लिए। तो एक सीए करता है जो व्यक्ति और सीएमए करता है, मेन डिफरेंस फर्क क्या है दोनों में? दोनों के दोनों एक ही। मैं तो नॉर्मली जब पेरेंट्स को समझाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, तो एक बात कहता हूँ कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। जैसे इंजीनियरिंग करता है आदमी तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कॉमर्स में भी जब सीए और सीएमए करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स फिनांस से रिलेटेड है और कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग से रिलेटेड है। ये कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, बट आज के डेट में सीए सीएमए दोनों का काम लगभग सेम है। क्योंकि आपको कॉमर्स गुरु के नाम से जाना जाता है और आपने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, किस चीज ने आपको प्रेरित किया कि आप कॉमर्स के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाएं? मैं निश्चित तौर से कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसे इस्लाम एरिया से पला बढ़ा, गरीब फैमिली से पला बढ़ा, यानी मैं ये कहूँ कि झोपड़पट्टी से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो वहां पे जब मैं कॉमर्स लिया तो मैं पढ़ने में बड़ा अच्छा बच्चा था, ठीक ठाक बच्चा था, शुरुआती दौर में ही ठीक था। लेकिन अगर मैं प्रारंभिक प्राइमरी विंग की बात करूं तो प्राइमरी विंग में बड़ा मैं पढ़ने में कमजोर था। 7th क्लास में मैं सप्लीमेंट्री आया। 7th क्लास में मतलब मुझे पढ़ने में अच्छे, फिर भी सप्लीमेंट्री। हाँ, 7th क्लास में नहीं, मेरी जो पढ़ाई की असली शुरुआत हुई वो 8th क्लास से हुई। लोग प्राइमरी में अच्छे होते हैं, मैं प्राइमरी में बड़ा बुद्धू था, क्योंकि स्लम एरिया में रहना तो पतंग उड़ाना, खेलना, इस टाइप की चीजें चलती थी। और 8th क्लास में मैं आते आते पढ़ना शुरू किया और 9th क्लास आते आते मैं स्कूल का टॉपर बना। तो मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, जिस दिन आप ठान लो उस दिन से सफलता के रास्ते अपने आप चालू हो जाते हैं। और दोनों के जो आप बात कर रहे थे यश जी की दोनों में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो सीए और सीएमए की जो बातें होती हैं, दोनों के वर्किंग का जो डिफरेंशिएशन है, मैं फिर रिपीट यहां करूंगा कि आज ये दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों का वर्किंग स्टाइल लगभग सेम है, लेकिन सीए जो पैदा हुआ 1949 में पैदा हुआ, 1947 में हम आजाद हुए, उसके 2 साल बाद सीए आ गया। इसके 10 साल बाद 1959 में
सीए में आया, जो आईसीडब्ल्यू कहा जाता था अब सीए में हो गया, तो नो डाउट 10 साल छोटा है तो थोड़ा सा छोटा तो रहेगा ही। जी। जो आपने आपने जब कोचिंग चालू की उस वक्त और आज का जो कॉमर्स का बदलता दौर है, तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? हाँ, अभी तो मैं ये कहूंगा कि पहले वो बच्चे कॉमर्स लेते थे जिनको मैथ्स या बायो नहीं मिलता था। बिल्कुल, ये अब वो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं जिनको मैथ्स बायो मिल रहा है, फिर भी उनका एक इंटरेस्ट है कि मुझे कॉमर्स लेना है, कॉमर्स में बेस्ट करना है। तो इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स है, थोड़ा बिजनेस है, इसके अंदर कॉमर्स है, सब चीजों का एक तालमेल है। तो कॉमर्स को आगे तक लाने की मेरी जो सोच थी, जब मैं भिलाई में था तो लोग, मैं बार बार कई जगह कई चैनल में ये बात कहा हूं और आज इंडियन न्यूज चैनल के माध्यम से भी ये बात कहूंगा कि भिलाई का जो एक अप्रोच था, जो सोच था, भिलाई स्टील प्लांट लोग देखते थे तो अपने बच्चे को इंजीनियर साहब बनाना चाहते थे। वहां से जाते थे, सेक्टर 9 हॉस्पिटल, एक सड़क जोड़ती है, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो वहां डॉक्टर साहब बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब के अलावा बाकी चीज भिलाई के लोग नहीं सोचते थे। तो वहां मेरे दिमाग में बात था कि यार कॉमर्स को क्यों ना हम आगे तक ले आए, बेहतर करें। और वहां फिर मैं कॉमर्स के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि बॉम्बे दिल्ली में तो पहले से ही कॉमर्स के प्रति लोगों में जागरूकता थी। तो वो मेरा एक कॉमर्स की मसाल लेकर के मैं चलता हूं और उस समय से मैं चल रहा हूं। आज लगभग 28 साल हो गए हैं और 1,500-2 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे यहाँ पढ़ के सीए सीएमए बन चुके हैं। आज मेरे बच्चे इंडिया में, इंडिया के बाहर, सब जगह अपनी कॉमर्स की पताका फहरा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ अचानक से कि ये ट्रेंड जो सेट था पहले से, जैसा आपने बताया कि गली गली में इंजीनियर्स और आप थोड़ा दूर जाएंगे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने के लिए मंशा थी लोगों की और पेरेंट्स की भी, तो ऐसा अचानक क्या चेंज हुआ कि कॉमर्स की तरफ लोगों ने गति पकड़ी? उसके पीछे मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या है कि वक्त तो बदलता है। पहला जो मेरा जो सोचना यह है कि वक्त तो बदलता है, तो जो लाइन कॉमर्स की थी आगे इसलिए बढ़ने लगी कि इंजीनियरिंग जो कॉलेज हुआ करते थे पहले 2, 3, 4 होते थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होने की वजह से थोड़ा सा इंजीनियरों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। लेकिन कॉमर्स का आज भी सीए इंस्टीट्यूट चलाता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, और सीएमए जो है वो सीएमए इंस्टीट्यूट चलाता है। इनके डिफरेंट कॉलेजेस नहीं हो सकते, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट बॉडी इसको चालू नहीं कर सकती। अगर हम भी जो कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को तैयार कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सीएमए बॉडी लेती है या सीए बॉडी लेती है, हम अपने सेंटर में एग्जामिनेशन भी नहीं ले सकते। और एक और सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि बच्चे जिनको कम मार्क्स मिलते हो कॉमर्स लेते हैं, कितना हद तक सही है ऐसा करना कि जिसको यदि कम मार्क्स मिलता है तो चलो भाई तुम कॉमर्स ले लो? यस जी, बताना चाहूंगा कि अभी का जो समय है उसमें ये बात समाप्त हो गई है। अब बच्चा जागरूक है, वो 9th में 10th में, अब ऐसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं, जैसे पहले 9th से लोग आईआईटी का तैयारी करते थे, 9th से लोग नीट की या पीएमटी की तैयारी किया करते थे। अब हमारे यहाँ बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो 9th से ही प्लान कर चुके हैं कि 10th के बाद मैं कॉमर्स लूंगा और सीए सीएमए की तैयारी के लिए 9th से आ रहे हैं। तो इसमें जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने, यूथ ने एक नई चीज लेकर के आए यूथ की, हमको फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कॉमर्स जो है इस बात को भी पढ़ाने में या जागरूकता लाने में मदद करता है कि कैसे कैसे हमको शेयर मार्केट या किस तरीके से हमको बाकी फिनेंशियल मार्केट को समझना है। तो यहाँ पे जो जागरूक बच्चा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत बेहतर अपने करियर को बना सकता है। एक शब्द का यूज किया, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आजकल के स्कूल के पाठ्यक्रम या मैं कहूँगा करिकुलम में ये चीज है कि बच्चे को फाइनेंशियली फ्री कैसे बनाया जाए? मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने इतना सुंदर ये प्रश्न उठाया कि इसके ऊपर तो एक प्रॉपर डिबेट होना चाहिए। और इंडियन न्यूज चैनल ये बात आज पूछ करके, बिल्कुल आज हर स्कूल में ये तो पढ़ाया जाता है कि ये मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि पैसा कैसे अर्न करना चाहिए, मनी कैसे सेविंग करना चाहिए, एक्सपेंसेस के क्या क्या कारण होने चाहिए। तो बिल्कुल इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और आज अगर ये बात यश और संतोष के माध्यम से उठी है तो ये नो डाउट बहुत दूर तक जाएगी और लोग जरूर इस बात में विचार करेंगे। चाहे हमारी सरकार विचार करेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी जी जो युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात पे विचार करेंगे कि आज कम से कम क्लास 6 से ये पाठ्यक्रम में फिनेंशियल चीजों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चे एक्सपेंसेस, इनकम और सेविंग को समझ सकें। चूंकि अभी हम देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन का युग है, तो कॉमर्स की जो कोचिंग है वो ऑनलाइन मीडियम से भी होती है, तो ये कितनी प्रभावशाली हो पाती है या
इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ पाता क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मुझसे आप कहेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूं तो मैं डिजिटल का या ऑनलाइन स्टडी का विरोधी तो नहीं हूं, लेकिन मैं समर्थन सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए करता हूं। क्योंकि फेस टू फेस जो हम अभी बात कर रहे हैं, फेस टू फेस, यहां पे एक्शन रिएक्शन टीचर अपने स्टूडेंट का देखता है। ऑनलाइन में जो पार्ट होता है वो रिकॉर्डेड पार्ट आता है, डिसिप्लिन पार्ट होता है, तो बहुत सारी चीजें बच्चे नहीं सीख पाते। लेकिन हायर एजुकेशन में और शॉर्ट टर्म में ऑनलाइन बेहतर है। रेगुलर एजुकेशन में और जो निरंतर जो पढ़ाई करानी है उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ऑनलाइन जरूरी है, लेकिन हायर एजुकेशन शॉर्ट टर्म अगर कोई 15 दिन का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोई कोर्स है, उसके लिए ऑनलाइन बहुत बेहतर है। बाकी स्कूली शिक्षा हरदम ऑफलाइन बेहतर थी, है और आगे भी रहेगी। क्योंकि आप कॉमर्स गुरु है और बहुत आपका इस फील्ड में अनुभव है, तो आपने जो बदलते हुए माहौल को देखा है, तो आप रोज नई नई चीजें आ रही है, तो आप कैसे उस चीज को अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि नया दौर आता है, नए बच्चे आ रहे हैं और सारा कुछ, तो उसको आप कैसे अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को जब रन करते हैं या इंस्टीट्यूशन को किसी को भी रन करते हैं, तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं, तो इसको कैसे? मैं सभी टीचर और सभी शिक्षाविद को भी ये आपके इंडियन न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि वो लोग जिस समय क्लासरूम के अंदर एंट्री करें, तो अगर क्लास 11th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो जैसे ही क्लास में एंट्री करें, भले उनकी उम्र 50 साल हो, लेकिन उन्हें तुरंत अपनी उम्र को 17 साल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आप उन बच्चों के मेंटल स्टेटस को समझ पाएंगे, उनको बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। जो 50 साल की उम्र के हिसाब से अगर आप सोचेंगे और वो 17 साल के बच्चे के बीच में बहुत बड़ा एक गैप है, लगभग 33 ईयर का गैप है, तो सोचने का नजरिया अलग होगा। तो जब परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को टीचर को भी एक्सेप्ट करना होगा, ट्रेनिंग के माध्यम से एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है कि सामने बैठा हुआ जो 16-17 साल का जो बच्चा जो बातें रख रहा है वो हो सकता है बहुत बेहतर हो, तो वो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस चीज को लेने का। तो ये अगर इस भाव से अगर शिक्षाविद भी अपनी यात्रा को तय करें तो निश्चित मैं कहूंगा कि हमारी शिक्षा भी सुधरेगी, व्यवस्था भी सुधरेगी और आगे का युवा भी सुधार आएगा। सर, आपने एक बात कही कि जो टीचर क्लास में एंटर करता है या इंस्टीट्यूट में एंटर करता है तो उसको उस हम उम्र का हो जाना चाहिए, मगर आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बच्चे उस चीज का गलत फायदा भी उठा रहे हैं। एक शिक्षक को जो पहले रिस्पेक्ट मिलता था वो आजकल सभी के साथ वैसा नहीं हो पा रहा है कि सबको मिल रही। तो इसके लिए एक टीचर को क्या रखना चाहिए कि उनकी गरिमा भी बनी रहे और साथ में फ्रेंडशिप का जो आपने बात कही कि हम उम्र की तरह काम करा ले, ये दोनों चीजें मैंने दोनों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला बात यह है कि टीचर को जो बच्चा है जो भी बातें कर रहा है उसको समझना होगा। साथ में मेरा एक सुझाव भी है और सलाह भी है कि एवरी मंथ जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं हम स्कूल में जो पेरेंट्स और टीचर मीटिंग होती है, वो कॉलेज में भी हो तो बेटर है, बट बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स के साथ आप डायरेक्ट बात करेंगे तो वैसी कंडीशन में उन बातों को आप बोल पाएंगे जो पेरेंट्स को आप समझाना चाहते हैं। कई जगह पे जो बच्चों के सामने नहीं बोला जा सकता, बच्चों को इस बात से मत मूल्यांकित करिए, क्योंकि आज बच्चा जब आता है तो आप उनके पेरेंट्स के सामने सिर्फ 2 ही बातें करते हैं। अगर वो अच्छा पढ़ता है तो अच्छा बच्चा है, अच्छा नहीं पढ़ता है तो गंदा बच्चा है। तो डेफिनेशन ये नहीं होना चाहिए कि जो अच्छा पढ़ रहा है वो अच्छा बच्चा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो गंदा बच्चा है। हो सकता है वो बच्चा कोई आर्टिस्ट बनना चाहता हो सकता है वो बच्चा कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हो। और ये तो भिलाई में हम यहाँ बैठ करके जो बात कर रहे हैं यश जी, ये ऐसी जगह है जहां से इंटरनेशनल क्रिकेटर भी निकले हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर भी निकले हैं। तो इस छोटी सी जगह से बहुत सारे लोग निकले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के बेस पे बच्चों का मापदंड नहीं होगा, उसके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा, तो ऑटोमेटिक सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर, चूंकि आप कॉमर्स पढ़ाते हैं, कॉमर्स का इंस्टीट्यूट है आपका, उसके साथ साथ आप ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे के क्या क्या चीजें करते हैं? मैं यस जी, हमारा एक मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट है। मेरा खुद का नाम गिनीज बुक, इंडिया बुक, लिम्का बुक, गोल्डन बुक में नाम दर्ज है। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को मैं ये सिखाता हूं और बताता हूं कि अगर आप अपना बर्थडे भी मनाते हैं, पेरेंट्स को भी, जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, अगर आप अपना एनिवर्सरी भी मनाते हैं, तो अगर आप अपने बर्थडे में बच्चों को कहता हूं कि अगर 1000 रुपीज आप खर्च करने वाले हैं तो 900 रुपीज आप अपने बर्थडे में खर्च करिए, 100 रुपीज किसी जरूरतमंदों तक पहुंचाने की आप कोशिश करिए। तो मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इनके अंदर एक सोशल, सामाजिक सेवा का भी भाव मैं बच्चों के अंदर जगाता हूं। और आप
मां शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट में इस समय लगभग 100 से ज्यादा मेंबर हैं और 35-40 बच्चे जुड़े हुए हैं जो दिन रात जरूरतमंदों तक चीजों को पहुंचाते हैं। चूंकि आपने गिनीज बुक का जिक्र किया तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके पास कौन कौन सी डिग्रीज है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी डिग्रीज है, तो आप दर्शकों को बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि यंग एज में पूरे होल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन मैं हूं। टोटल 23 क्वालिफिकेशन है। पीएचडी मैंने रविशंकर यूनिवर्सिटी से तीसरी पीएचडी की, इसके पहले 2 पीएचडी ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। एमए इकोनॉमिक्स, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए सोशियोलॉजी, एलएलबी, एमबीए ऐसा बताना शुरू करूंगा तो ये सब कोर्स मैं कर चुका हूं। अब इन सब को करने के पीछे भी यश जी मेरा जो मेन मोटो है, आज भी मैं हरदम लगे रहता हूं कि कोई बेहतर काम कर सकूं, कोई बेहतर स्टडी कर सकूं। मैं सबको कहता हूं कि जब एक गरीब घर में पलने बढ़ने वाला डॉक्टर संतोष राय ये सब कर सकता है, तो आपके माता पिता तो पूरी बेहतर तरीके से आपको सब सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और सबको, सब बच्चों को कहता हूं मैं कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हारने की सोचोगे तो हार जाओगे तुम। हरदम जीतने की सोचो। आज भी मैं जीतने की सोचता हूं, आप भी जीतने की सोचो। और चूंकि आपने आपके डिग्रीज के बारे में बात की, तो एक और चीज है कि आपको सम्मानित किया गया था यूके में, उस विषय में थोड़ा बताइए। हाँ, यूके में मुझे हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में मुझे सम्मानित किया गया था। मेरे साथ में मेरे यहाँ की डॉक्टर मिट्ठू को भी सम्मानित किया गया था एज ए एंटरप्रेन्योर, जो हम बेहतर काम कर रहे हैं और सोशल चीजों का काम कर रहे हैं। तो WBR एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमसे संपर्क करके और वहाँ इन्वाइट किया था। तो बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम था, काफी लोगों से वहां मुलाकात हुई। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप शायद यहाँ के, आपने लोकसभा में जो यहाँ का पार्लियामेंट है शायद उसमें जाने का शायद सौभाग्य ना मिला हो, मगर वहाँ कैसा माहौल था, क्या लगा आपको? वहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कंपेयर तो, भारत तो इतना खूबसूरत देश है, उस देश में हम रहते हैं, एक खूबसूरत प्रधानमंत्री जी की सोच है, बहुत खूबसूरत तरीके से डिजिटलाइजेशन भी चीजों को किया गया है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ तो कहीं कोई बात ही नहीं है। लेकिन वहां से सीखने के लिए तो हर जगह से हम सीख के आ सकते हैं। वहां जाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली कि वहां बहुत हाइप नहीं ऐसा किया जाता है कि ये नेताजी हैं, बड़े इजी गोइंग, आप मिल सकते हैं, इजी गोइंग पार्लियामेंट जा सकते हैं, देख सकते हैं।
और जो चीजें होती हैं उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि चाहे जो स्वच्छता की बात होती है, बहुत ही लोग समझते हैं, जागरूक हैं। और इंडियन न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात और मैं रखना चाहूंगा कि स्कूल में जिस तरीके से आजकल बच्चे गाड़ियां लेके जाते हैं, जिग जैग करते हुए जाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो स्कूली शिक्षा में ट्रैफिक के नियम और ट्रैफिक का भी रखा जाए और साथ साथ में उसका एक एग्जामिनेशन हो, जो बच्चा पास करे उसे ही लाइसेंस इशू किया जाए। इसका कितना बड़ा रोल पेरेंट्स भी तय करेंगे, क्योंकि बाइक तो या एक्टिवा, स्कूटी, जो भी हम मोपेड की बात करें तो उसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनको दे देते, तो क्या पेरेंट्स का कितना रोल है? हाँ, पेरेंट्स की भूमिका है। उस भूमिका के पीछे एक रीजन ये है कि पेरेंट्स थोड़ा सा अपने आप को असहज और डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि बच्चों का जो रिएक्शन होता है ना पे, उनको जब अगर पेरेंट्स ये बोलता है कि नो, तो वहां बच्चे का रिएक्शन बड़ा निगेटिव रहता है। तो उस रिएक्शन से डरते हुए पेरेंट्स यस बोलता है। उनको बताना है कि नो के पीछे ये ऑप्शन है कि बेटा नो जो बोल रहा हूं उसके पीछे न्यू अपॉर्चुनिटी तेरे लिए क्रिएट हो रही है। अगर मैं तुझे गाड़ी नहीं दे रहा हूं तो तेरी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि तू जितना ज्यादा दिन जिंदा रहेगा उतना ज्यादा गाड़ी चलाएगा, जितनी गंदी गाड़ी चलाएगा उतना कम दिन चला पाएगा। मींस न्यू अपॉर्चुनिटी। हाँ, नो का मतलब ही मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर किसी ने नो बोल दिया तो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। अगर पापा ने बोल दिया कि गाड़ी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो उसी दिन सोच लो कि पापा मैं बहुत मेहनत करके इतना कमाऊंगा कि जो गाड़ी मैं सोचता था एक गाड़ी आपको भी लाके दूंगा। इस एटीट्यूड से बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज सर, आजकल हम देख रहे हैं सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई है बच्चों में, तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और इसको रोका कैसे जाए? स्पून फीडिंग, बच्चा जो मांगा तुरंत दिए। बचपन से ही जो हम आदत डाल रहे हैं, क्योंकि एक नेचर है, ये नेचर होता है सबका कि जो सुख मैं ना पा सका तुम्हें दे दूंगा। तो बच्चा जो छोटा होता है जो चीज मांगता है, आप देखेंगे कि जो 2 साल 3 साल वाले बच्चे हैं वो ही मोबाइल में लगे हैं। बिल्कुल। तो थोड़े और जो आगे जो बच्चे जा रहे हैं उनको वो चीजें मिल जा रही हैं जिसके लिए उनको थोड़ा सा तकलीफ में दिया जाना चाहिए। तो उनको जो लेने की आदत है, अब वो जब नहीं मिलता है तब वो डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, नए नए शब्द लाए हैं बच्चे, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी। आप पेरेंट्स से कभी पूछिएगा, ये सब शब्द हम जानते ही नहीं थे कि हम एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। पढ़ा नहीं लेकिन रिजल्ट खराब आएगा तो डिप्रेशन में आ गया। हमारे समय तो ये दिखता था कि अगर जब क्लासरूम के अंदर हम पढ़ते थे और रिजल्ट आता था तो पिताजी का खूबसूरत चेहरा दिखता था कि घर जाएंगे तो होगी ठुकाई पिटाई सब होगी। आजकल बच्चों के साथ ये सब नहीं हो रहा है, तो बच्चे उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ बैठ करके एक काउंसलिंग की जरूरत है, एक समझ की जरूरत है, तो ये चीजें रुक सकती हैं। चूंकि आपने काउंसलिंग की बात की तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कैरियर गाइडेंस को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं और आप इस विषय में क्या कह रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में? हाँ, निश्चित तौर से इसमें बहुत मदद मिलती है। अगर करियर गाइडेंस, हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मिट्ठू जी, और हमारे यहाँ 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 3 कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। बड़ी अच्छी एक टीम है जो हम मिल करके कॉमर्स के मसाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी बड़ी एक सोच है कि छत्तीसगढ़ में और खास तौर से भिलाई को पूरे वर्ल्ड में कॉमर्स के नाम से जाना जाए, और उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। क्योंकि जिस दिन हम एक बीज लगाते हैं उसी दिन पेड़ तो बनेगा नहीं। बीज जब हम लगाएंगे तो काफी वक्त लगेगा पेड़ बनने में, तभी हम सोचे हैं और उसके बीज को लगा दिए हैं। तो एक न एक दिन, जैसे आपके मुंह से मैं कॉमर्स गुरु शब्द सुन रहा हूं अपने लिए, तो कहीं एक शब्द, शुरू में तो मैं कॉमर्स गुरु नहीं था। बिल्कुल। तो यहाँ जब बीज लगा होगा, वो मेरी सोच डेवलप हुई होगी, तब आप जैसे अच्छे लोग मुझे कॉमर्स गुरु जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। तब हम बीज लगा चुके हैं और एक ऐसा दिन आएगा जब भिलाई को पूरे वर्ल्ड में कॉमर्स के नाम से जाना जाएगा। चूंकि आपने ये कहा कि कॉमर्स के नाम से हमारे शहर को, हमारे राज्य को जाना जाएगा, कॉमर्स में सब लोग कॉमर्स कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं, सीएमए कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है पढ़ने के बाद उनकी ये इच्छा रहती है कि हम पढ़ाना चालू कर दें, तो उनके लिए क्या थोड़ा सा ट्रेड सीक्रेट्स बताए कि वो, यदि कोई नया व्यक्ति कॉमर्स की दुनिया में, कोचिंग की दुनिया में अपना कदम रख रहा है, तो उसके लिए कोई टिप्स बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। आप चाहते क्या है? ठीक है, डेस्टिनी बाद में बदल सकती है, चेंज हो सकता है। नदी भी बहती है तो टेढ़ा मेढ़ा होके बहती है, सीधी तो नहीं निकलती। लेकिन आपका एक ऑब्जेक्ट डिसाइड होना चाहिए। मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि जिस बच्चे के पास कोई टारगेट नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई गोल नहीं, वो बच्चा बस चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप अपनी आवाज को चेक करिए कि आवाज पढ़ाने लायक है कि नहीं। एक टीवी चैनल में अगर हम आना चाहते हैं
तो हमें एक एंकर बनने के लिए आपको भी एक आवाज की जरूरत बिल्कुल, पड़ती है। बिल्कुल, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। आवाज, जी, अगर आप प्रेस लाइन में जाना चाहते हैं, पत्रकार जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, तो आप देखिए कि आपके अंदर थिंकिंग है कि नहीं। आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, मेरे कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखिए। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करना चाहता हूं, क्योंकि लोग यहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण दो अलग चीज है। शिक्षण का मतलब हो गया ज्ञान, ज्ञान बस मिलेगा। प्रशिक्षण का मतलब हो गया स्किल। तो दोनों अलग है, लेकिन लोग मैं शिक्षण लायक नहीं है, क्योंकि हर चीज अलग अलग है। मेंटर अलग होता है, कोच अलग होता है, टीचर अलग होता है। तो ये डिफरेंशिएशन आदमी को मालूम होना चाहिए। ऐसे ही हर बच्चे को, हर युवा को जो एजुकेशन के फील्ड में या पढ़ाने के फील्ड में आना चाहता है, उसके अंदर वो पढ़ाने का पैशन होना चाहिए। दिखती बड़ी खूबसूरत है चीजें, लेकिन जब मेहनत करने के लिए उतरो तब पता चलती है कि हमें कितनी मेहनत करनी है। जैसा आपने कहा कि आप के नाम गिनीज बुक से लेके लिम्का बुक में रिकॉर्ड्स है, और आपने एक और बात कही कि आप स्लम एरिया से आए, तो आप आगे वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, जो जरूरतमंद है उनके लिए कैसा करें? मैं जरूरतमंदों के लिए कहना चाहूंगा कि कहीं भी प्रतिभा, अगर किसी परफ्यूम को आप कहीं भी छिपवा दे तो उसकी खुशबू आएगी ही। अगर आप एक परफ्यूम लेकर के आए हैं, उसको कहीं जेब में छिपा दे, कहीं कोने में डाल दें, तो भी उसकी खुशबू उस रूम तक आएगी ही। अगर कोई छात्र प्रतिभावान है, चाहे वो स्लम एरिया में रहे, जरूरतमंद रहे, गरीब रहे, किसी भी तरह की उसको अगर परेशानी है, लेकिन अगर वो प्रतिभावान है, तो पूरा समाज, पूरी सोसाइटी उसको हाथों हाथ लेने को तैयार है। तो कहीं भी कोई बच्चा ये ना सोचे कि वो गरीब है इसलिए या वो जरूरतमंद है इसलिए अपनी पढ़ाई ना कर सके। उसे हरदम ये सोचना है कि वो सही में पढ़ाई करने योग्य नहीं था, इसलिए पढ़ाई ना कर सका। आज मैं आपके इंडियन न्यूज चैनल के माध्यम से अपने तरफ से ये कमिटमेंट करके जाता हूं कि आप लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा बच्चा जो प्रतिभावान होगा और उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह की आर्थिक तकलीफ होगी और कॉमर्स का बच्चा होगा, तो हमारा इंस्टीट्यूशन सीए, सीएमए, सीएस के बच्चे को निःशुल्क या रियायती दर पे पढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ जैसा आपने बताया कि आप स्लम एरिया से आ गए हैं, तो क्या माइंडसेट में आपको परिवर्तन लाना पड़ा? क्योंकि ये जर्नी बस बोलने की नहीं होती है, बहुत बोलने में इजी होता है, मगर वो जो स्लम से लेके वहां तक का सफर, मशहूर कॉमर्स गुरु बनने तक का सफर, या यूके की पार्लियामेंट में जाने तक का सफर, उसमें कितनी क्या क्या चीजें नहीं होती तो आप शायद वहां नहीं होते। मैं ये कहना चाहूंगा यश जी कि जब शुरुआती दौर में था तब भी मैं सपने देखा करता था, और सपने देखना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि जागती हुई आंखों से सपने देखो। तो सपने देखने की आदत हर बच्चों को होना चाहिए। आज जो जहां है उससे आगे बढ़ने की ख्वाहिश होना चाहिए। मैं तो एक स्कूटर देखता था तो मचल उठता था कि काश मेरे पास स्कूटर होता, लेकिन क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं, जब से उससे ऊपर की चीज नहीं देखेंगे तो हमें वो करने का मन नहीं करेगा। तो मैं इन सभी बच्चों को, जिन्हें जो लग रहा है आज जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो सबसे पहले आप अपने आप को मूल्यांकित करिए कि कितने देर आप मोबाइल में रहते हैं, मोबाइल में कितना टाइम आप किल करते हैं, रील कितने देर देखते हैं। क्योंकि मैं आपको सिर्फ इस चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जिसके पास खुद का कुछ नहीं होता वही दूसरे की देखने की कोशिश करता है। आप खुद को अपने आप इतना प्रतिभावान, इतना बेहतर बनाइए कि लोग आपको देखना पसंद करें, क्योंकि कहा गया है कि असली सफलता तो तब है जब आपके तरफ लोग खींचे हुए चले आए, न कि आप लोगों की तरफ। तो यहाँ पर प्रतिभा, जब मैं पढ़ाई जब कर रहा था, उस समय पढ़ाई करने के बाद में ऐसा लगा कि फिनेंशियली मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। कॉलेज आया, बालकृष्ण बख्तावर स्कॉलरशिप मिलने लगा, और ये सौभाग्य की बात है कि बालकृष्ण बख्तावर स्कॉलरशिप जो मिली उसका पेपर आज मेरे को मिला, तो मैं मनीष गुप्ता जी को दिखाया कि देखिए आपके दादाजी के नाम से मुझे ये स्कॉलरशिप मिलता था। तो ये ऐसा सौभाग्य की बात है। तो जरूरतमंद बच्चे कभी ये ना सोचें, और हरदम आप लोग को ये कहूंगा कि आप लोग अपने पास दो चीजें नोट करके रख लें कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सर, आपने एक और आपसे बात जानना चाहूंगा कि चूंकि अभी सीबीएसई के 12th के बोर्ड एग्जाम के डेट्स आ गई है, तो बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और चूंकि एग्जाम फोबिया नाम का जो वर्ड है वो भी एक बच्चों में रहता है कि अरे बोर्ड एग्जाम है, या मैं कहूँगा एक हवा रहता है बोर्ड एग्जाम का, उसके लिए थोड़ा हमारे बच्चों को जो देख रहे हैं उनको गाइड कीजिए। हाँ, जो 12th या 10th सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, बिल्कुल अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है।
आप पूरे डेट नोट कर लीजिए कि कितने दिन आपके एग्जामिनेशन के बचे हुए हैं। और हर दिन मैं आपको बता दूं कि अगर एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को सोने के लिए 8 घंटे, मैं पूरा डेटा आपको दे रहा हूं, सोने के लिए 8 आवर चाहिए, 2 बार खाना खाना, 2 बार नाश्ता करना। अगर आप टीवी देखते देखते खाना नहीं खाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट लाए हैं बच्चे, तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है। आप 2 टाइम्स खाना, 2 टाइम नाश्ता, 2 बार चाय, सब मिला के भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरह कुछ 10 घंटे हुए। अगर आप दिन भर में 2 बार नहाते हैं, 1 घंटे का एक्सरसाइज करते हैं, ये सब मिला के 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। सब कितना हुआ? 12 घंटे हुए। अभी भी आपके पास 12 घंटे हैं। और मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि अगर 12 आवर मत पढ़िए, 12 आवर, उसमें भी 4 घंटे और आप जहां यूज करना है, 8 घंटे भी आज से पढ़ना शुरू कर दो तो निश्चित तौर से आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, वो सब पूरा होगा। क्योंकि कहा गया है कि किसी गाय का दूध अगर निकालना है तो जेब से हाथ बाहर निकालना होगा। कोई गाय अपने आप दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। तो रिजल्ट आपका अपने आप नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा, ये निश्चित है। अगर कोई कॉमर्स लेता है तो उनको किस किस बातों का ध्यान रहना चाहिए चयन करने से पहले, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? मैं कहूँगा जो कॉमर्स लेते हैं बच्चे, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि थोड़ा फिनांस में इंटरेस्ट है क्या, थोड़ा सा अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है क्या। अगर इन पार्ट में इंटरेस्ट है, या मैं ये कहूंगा कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री से डर लग रहा है या फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पे कॉमर्स है ना। क्योंकि कॉमर्स के बारे में हरदम कहता हूँ कि आप कॉमर्स जब बोलते हैं तो अकाउंटिंग के बारे में बताता हूँ लोगों को कि अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अकाउंट में इंटरेस्ट हम दिन भर चार्ज करते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपने जो बात छिड़ी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से या मैथ से डर लगता होगा कि समझ में नहीं आता होगा, तो कॉमर्स में भी बहुत हद तक आप अगर सीए की बात करें, सीएमए की बात करें, या आप बीकॉम एमकॉम की बात करें, तो उसमें भी एक मैथ्स का पार्ट रहता है, क्योंकि आपको बैलेंस शीट टैली करनी है और तमाम तरीके की चीजें करनी है। वो भी चीजें कई बार कठिन लगती है बच्चों को। हाँ यस जी, वहाँ जो बच्चों को जैसे अकाउंटिंग का पार्ट टफ लगता है, उसमें अकाउंटिंग है। यहाँ पे आपको अपनी डेस्टिनी डिसाइड करना होगा। मैं ये कहता हूँ, हरदम सब बच्चों को बताता हूँ कि जो चीज टफ लगे उसके पीछे पड़ जाओ। आप फिजिक्स टफ लग रहा है, केमिस्ट्री और मैथ्स आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप IITian बनना चाहते हैं, तब फिजिक्स के पीछे पड़ जाइए। जो भी चीज आपको कठिन लग रही है उसके पीछे, अगर अकाउंट आपको टफ लग रहा है, कॉमर्स लिए है, तो अकाउंट के पीछे पड़ जाओ। अब पीछे कैसे पढ़ूं, तो यहाँ अकाउंट कैसे मैं पढ़ूं, तो आप अगर कंसंट्रेशन और एक थिंकिंग के साथ कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, थिंक करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सीढ़ी के पत्थर ने सामने की मूर्ति से पूछा कि तू भी पत्थर से ही बनी है, मैं भी पत्थर से ही बना हूं, मेरे ऊपर लोग चप्पल उतारते हैं और तेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं। तब अंदर की मूर्ति ने कहा था कि तू सिर्फ जहां से निकली आके सीधे वहीं बस गई, यानी तुम जहां से निकले हो सीधे आके सीढ़ी में फिट हो गए, और मेरे को कुम्हार ने छीनी से जब मारा, हथौड़े से जब मारा, बहुत सारा जब मैंने दर्द सहा, तो दर्द सहने के बाद मैंने एक मूर्ति का रूप लिया। सिमिलरली बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है कि बहुत सारा जब दर्द सहोगे तो एक खूबसूरत मूर्ति का रूप धारण करोगे, और खूबसूरत मूर्ति का रूप धारण करोगे, पूरा समाज आपको पूछेगा। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के ना किसी को सफलता मिली है न मिलेगी। सर बहुत अच्छी बात की आपने। एक मेरा अंतिम सवाल है आपसे, बच्चे बोर्ड एग्जाम चूंकि पास में है, बोर्ड एग्जाम जब भी आती है, कोई भी एग्जाम रहती है, तो बच्चे स्कूल में जाने के बजाय घर में रहकर पढ़ना प्रेफर करते हैं, और अभिभावकों को भी ये लगता है कि शायद मेरा बच्चा सही बोल रहा होगा। तो क्या स्कूल जाना चाहिए या घर में पढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्कूल जाना चाहिए। अगर मान लो किसी दिन स्कूल की छुट्टी ले रहा है बच्चा, तो बच्चा इवेलुएट करे और पेरेंट्स भी इवेलुएट करे कि वो कितने देर पढ़ रहा है जी। अगर वो स्कूल की छुट्टी ले रहा है किसी वजह से और घर में भी नहीं पढ़ रहा है, तो वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हमको समय का मूल्यांकन करने, एनालिसिस करने आना चाहिए। और स्कूल जाने के मैं पक्ष में हूं कि बिल्कुल बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, स्कूल से बंक नहीं मारना चाहिए, छुट्टी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां हम लर्न करते हैं। आप दोस्तों से सीखते हैं, आप जिस टेबल में बैठते हैं वहां से सीखते हैं। कोई बच्चा उठा के अगर पॉपकॉर्न का कोई चीज फेंक रहा है या चिप्स के कोई चीज फेंक रहा है, अगर आपको गंदा लग रहा है, वहां से सीखते हैं। डस्टबिन में आप जो दौड़ते हैं वहां से सीखते हैं। तो लर्न करने की हैबिट होना चाहिए, सीखने की आदत होना चाहिए। सीखने की आदत नहीं रहेगी तो हर जगह आप कमियां निकाल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मूर्ति बना के और सामने सड़क पे रख दीजिए और लिखिए कि कौन कौन सी कमियां हैं। देखिए कमियां लोग इतना निकालेंगे जिसका जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप बोल देंगे इस मूर्ति में कौन कौन सी कमी है, थोड़ा सुधार दें, कोई नहीं मिलेगा। तो स्कूल बिल्कुल जाना चाहिए, जब तक स्कूल लगे तब तक जाना चाहिए। और किसी वजह से किसी दिन नहीं जा रहे हैं
तो हमें मूल्यांकित करना चाहिए कि हम दिन भर में क्या किए। ये बहुत अच्छी बात कही सर ने कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे तो मूल्यांकन आपको और पेरेंट्स को मिलकर करना है कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि ना जाने के तो हम बहुत सारे कारण बता देते हैं कि नहीं जाना चाहिए, मगर आप स्कूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ टीचर्स रहती है जो आपको पढ़ाते हैं, आपको गाइड करते हैं। सर आपने इंडियन न्यूज में हमको समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मशहूर कॉमर्स गुरु संतोष राय जी, जिन्होंने हमें बताया कि कॉमर्स को कैसे लेना चाहिए, कॉमर्स के लिए हमें क्या कर सकते हैं और हम कॉमर्स लेने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हम आपके पास पुनः आएंगे। अब वक्त हो चला है, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।